आप चर्चा करिए, तर्कों में बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है। तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए, ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम। अरे चुप हो जाओ पापियो, चुप हो जाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इतनी सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आपकी कि नहीं? पवन जी जब जीतेंगे आपको खुशी होगी ना, आप निष्पक्ष हैं। आप पवन जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाइए। पार्टी का अध्यक्ष तो अभी बने हुए हैं, सारे फैसले ले ही रहे हैं वो मीडिया के। मतलब वो अभी अध्यक्ष एक बने हुए हैं, बन जाएंगे भविष्य में, ऐसा क्या है? आपको इसमें भी आपत्ति में? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, कन्हैया जी, अंजना जी आज निष्पक्ष हैं और आज हमको मौका आज निष्पक्ष है नहीं, हम लोग सदा निष्पक्ष हैं। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, रेवंत रेड्डी सीएम बने जी, और आपके युवा नेता वहां पर वो, हालांकि एबीवीपी से शुरुआत की थी उन्होंने, गौ पूजा करते हुए वो वोटिंग वाले दिन गए और ये किए। कांग्रेस के जो रीजनल लीडर्स हैं वो सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रहे हैं, क्योंकि बीजेपी हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और अब तमाम जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लाडली बहन दलाल है, ये दलाल ना स्कीम हो, 450 में सिलेंडर हो, ये तीनों को मिलाकर जनता के बीच में पहुंच रही है। तो आपके क्षेत्रीय नेता सॉफ्ट हिंदुत्व को, चाहे वहां पर हनुमान जी का मंदिर बनाना हो, कमलनाथ जी का, या फिर एक यात्रा हनुमान जी के लिए निकालनी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर ये कहना हो कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या कांग्रेस के लिए भी ये एक बड़ा मैसेजिंग है कि अल्टीमेटली आपको ये कॉकटेल अब इंडिया में बनाना पड़ेगा? हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म इज टू स्टे। देखिए, आप मैंने इस देश की आध्यात्मिक परंपरा को कॉकटेल कह रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। इस देश में ज़्यादातर लोग हिंदू हैं, हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं। यहाँ ही हम लोग 3 लोग बैठे हुए हैं, तो क्या प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ दीजिए, लेकिन सबके नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदू हैं। मेरा तो नाम कन्हैया है, आपका अंजना है, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो कहने का पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक राजनीतिक दल या विचारधारा से जोड़ते हैं तो उसमें एक फ़र्क होता है। जैसे हर पुरुष पुरुषवादी नहीं होता है, वैसे ही हर हिंदू जो उस आध्यात्म में भरोसा करता है, जीने के तरीके में भरोसा करता है, पाप पुण्य सही गलत स्वर्ग नरक को मानता है, वो भी जो है ना हिंदूवादी नहीं होता है। फैमिली शो। ये एक राजनीतिक विचारधारा है। अगर आप राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं, अगर मैं सही हूँ, तो राजनीतिक विचारधारा में ना ये सॉफ्ट और हार्ड नहीं कहना चाहिए, ये मीडिया के द्वारा गढ़ा गया टर्म है। जहर जहर होता है, सांप का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना वयस्क होता है। और हम लोग कोई क्रीम थोड़ी बेच रहे हैं मैडम, कि मुंह में लगाने का अलग क्रीम, तलवा में लगाने का अलग क्रीम। ये थोड़ी होता है, एक राजनीतिक विचारधारा है वो। और वो राजनीतिक विचारधारा जिसको आपने कहा कि हिंदुत्ववादी, उसको बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हिंदुइज्म, जो इस देश का सांस्कृतिक इतिहास है, जो आध्यात्मिक परंपरा है, उसको हमेशा से मानती है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह पे लिखा हुआ है, तो ये बीजेपी के पैदा होने से पहले से लिखा हुआ है ना। 1980 में बीजेपी बनी है, देश को 47 में आज़ादी मिली, 50 में संविधान लागू हुआ। तो जो भी आपको परंपरा दिखती है वो परंपरा तो चली आ रही है, और ये कांग्रेस पार्टी के बनने से भी पहले से चली आ रही है, ये गांधी जी के पहले से भी चली आ रही है। हम घर में घुस के मारेंगे। तो देश के 5000 साल के इतिहास को इस तरीके से हमको ना तू मैं की बहस में जो है रिड्यूस नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस देश में किसी भी धर्म को कमतर करके नहीं आंका है। सर्वधर्म समभाव जो गांधीवादी चिंतन है उसको रिप्रेजेंट किया है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सुखी, संसार सुखी, संसार सुखी तो हम सुखी। ये भारतीय चिंतन परंपरा है।
मेरे ख्याल से उसको कॉकटेल आपको नहीं कहना चाहिए, ये शब्द नहीं कहना चाहिए आपको। और राजनीतिक जीत के लिए हम कहते हैं कि रणनीति जब हम बना रहे हों तो एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जाता है। भाजपा से वो को हराने के लिए हमको भाजपा जैसा हो जाने का जरूरत नहीं है। आप चर्चा करिए, तर्कों में बात करिए। आप जूता क्यों दिखा रहे हैं किसी पैनलिस्ट को? रही बात जनता की, तो जनता के जीवन में धर्म उसका एक पक्ष होता है। किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, भूख सबको लगती है, डर सबको लगता है, घर की जरूरत सबको होती है, नौकरी सबको चाहिए होता है। ये जो एक नया सगुफा आज के दिन में छोड़ा गया है ना, कि अपना सीना मत देखो, पेट और पीठ जो है ना दोनों सटक करके एक हो गए हैं, प्रधानमंत्री का सीना नाप रहे हैं। आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उसको नहीं देखेंगे, नाली में ढक्कन नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, स्कूल में टीचर नहीं है वो नहीं देख रहे हैं, सड़कें नहीं बनी है, अनाज जो है लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लोग भूख से सो रहे हैं, पढ़ने लिखने के बावजूद। अंजना जी बधाई हो आपको, आप जो है जामिया से पढ़ करके इतने बड़े चैनल में इतनी बड़ी एंकर बन गई। क्या है आज जो आपके जूनियर हैं जो पढ़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं बेचारे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। एलुमनाई मीट में जाइएगा तो पूछिएगा, 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये सवाल है, इस सवाल पे हमको बार बार आना पड़ेगा। अलग बात है कि जो पवन जी थोड़ा तल्ख हो जा रहे हैं, लेकिन उनका रंज इसी बात से है। आपने कहा ना कि हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं पवन जी हमसे, आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि मीडिया के बारे में आज तक हम लोग यही जानते समझते आए थे कि मीडिया निष्पक्ष होता है। उसको उतनी ही खुशी होगी जब बीजेपी जीतेगी और उतनी ही खुशी होगी जब कांग्रेस जीतेगी। सरकार किसी भी की हो, सवाल पूछना है, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनसे प्रश्न करेंगे। इतनी ही सी तो बात कह रहे हैं, लेकिन आप भी टची हो रहे हैं, बुढ़ा मान जा रहे हैं। कोई टची नहीं हो रहा है, आप चिंता ना करें, वो और लोग होंगे जो टची होते होंगे। कन्हैया जी, कर्नाटका में जिन गारंटीज पर कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, जिसकी चर्चा हुई, और वहां से विद इन इंडिया गठबंधन भी कांग्रेस का कद बढ़ा, क्योंकि उसके बाद बेंगलुरु में सबसे बड़ा आयोजन किया गया इंडिया गठबंधन के साथ ही। ये कांग्रेस की जो गारंटीज थी कर्नाटक में, वो मोदी की गारंटी कब बन गई, क्यों बन गई और कैसे सफल हो गई 3 राज्यों में? आपके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी के 3 नेताओं को बुलाया है, तो अब 3 बुलाएं, 6 बुलाएं, 60 बुलाएं, लेकिन अगर हम एक पार्टी के नेता हैं तो हम सबसे एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि पवन जी से अलग सवाल पूछा जाएगा, हमसे अलग सवाल पूछा जाएगा, और हमारा जवाब भी एक ही होगा अगर हम एक पार्टी के हैं। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये दूसरी बात आपने कहा कि मीडिया पे दोष मत मढ़िए, बिल्कुल ठीक बात है। आज तक तो हम लोग यही पढ़े थे कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया अक्सर विपक्ष के साथ होता है, कोई सवाल जो है वो सत्ता से पूछता है। मुझे इस पे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि आपने एक शायरी पढ़ी थी तो हम भी एक पढ़ देते हैं आपके लिए कि हमने इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। तो कोई बात नहीं है, ये वक्त की बात है और बिल्कुल आप पे कोई दोषारोपण नहीं है, गिला शिकवा नहीं है। और आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हार गए, आप बीच में ये भी कहा आपने कि राहुल गांधी हार गए। कांग्रेस पार्टी हारे, राहुल गांधी हारे, ये 2 अलग अलग चीज़ नहीं है, ये एक ही बात है। पार्टी की जीत में राहुल जी की जीत है और पार्टी के हार में राहुल जी की हार है। राहुल जी की जीत से जो है पार्टी की जीत जुड़ी हुई है, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि संख्या बल के हिसाब से हम देखें तो परिणाम जो है हमारे पक्ष में नहीं है। और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया है कि जो हिंदी पट्टी है उसके ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बिल्कुल ठीक बात है, फैक्ट है। सवाल ये है कि इस देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक पार्टी है जो कई सालों तक सत्ता में थी, सरकार में थी, उससे पहले जो है आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ली, देश को आज़ादी दिलाई, और अभी विपक्ष में है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो खेलता है तो कोई हारता है, कोई जीतता है, इसमें कोई दुर्भावना वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको इन सब चीज़ों के अलावे विशेष रूप से इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप गारंटी शब्द लेकर के आए
और जो प्रश्न आप हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं से पूछ रहे थे, और पवन जी को बोलने का हमसे ज़्यादा बिल्कुल हक है क्योंकि वो हमारे मीडिया चेयरपर्सन हैं, मीडिया डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनको ज़्यादा बोलना चाहिए। लेकिन हम आए हैं यहाँ पे इनके साथ इसलिए कि हमारे पास आज इस देश को देने के लिए एक अल्टरनेटिव है, एक मॉडल है। और आपने चाहे मतलब ट्रोल करने के लिए ही सही या आरोप लगाने के लिए सही, आपने एक बड़ी अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया कि कांग्रेस पार्टी की गारंटी की वजह से कर्नाटका में हमको जीत मिली। तो वो जो गारंटी थी वो मोदी जी की गारंटी कैसे बन गई? और मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक टेम्पलेट सेट किया है। टेम्पलेट ये सेट किया है कि इस देश में सरकार और जनता के बीच में एक संबंध है। संबंध ये है कि जनता सरकार को टैक्स देती है और सरकार बदले में जनता को सुरक्षा, उसके जो है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन तमाम चीज़ों को मुहैया कराती है, व्यवस्था कराती है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनने लगा था देश में कि हम लोग टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन सरकार क्या देगी ये तय नहीं हो पा रहा था। और मुझे बड़ी इस बात की खुशी है कि जीत किसी की हुई हो, मुख्यमंत्री कोई बना हो, लेकिन एक बात हम सबको मुक्त कंठ से स्वीकार करना चाहिए कि एक बार फिर से लोक कल्याण, वेलफेयरिज्म इस देश की राजनीति के केंद्र में आया। पहले क्या था ना कि दिन भर हिंदू मुसलमान की बहस में रोजी रोटी, कपड़ा, मकान कहीं छुप जा रहा था। अब तो ये बहुत अच्छा हुआ ना अंजना जी कि हमने कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, मोदी जी ने कहा कि हम 450 रुपया में देंगे। तो अब विपक्ष की तरह जो है हमारे पास ये काम है कि कल को हम सिलेंडर लेकर के दिल्ली की सड़कों पे जाएं और मोदी जी से पूछें कि आप चुनाव के वक्त बोले थे कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, तो कब दीजिएगा। ये है देश को आगे ले जाने वाली बात, ये है सकारात्मक राजनीति कि अगर हम इस देश में एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि अगर इस देश में एमपी को, यहाँ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हुए हैं, अगर उनको पेंशन मिल सकता है तो इस देश में कांस्टेबल को कहीं नहीं क्यों नहीं मिल सकता है, टीचर को क्यों नहीं मिल सकता है, जो सरकारी नौकरियां करते हैं उनको क्यों नहीं मिल सकता है। अब ये टेम्पलेट सेट हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि अगर आप इस देश के बड़े कॉरपोरेट का कर्जा माफ कर सकते हैं, 10,60,000 करोड़ रुपया आपने माफ किया है, और आपने किसान निधि के तहत 2,60,000 रुपया किसानों को दिया है, तो ये बेईमानी क्यों? देश के मुट्ठी भर जो है उद्योगपतियों को, व्यापारियों को आप 10,60,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं और देश के किसानों को मात्र 2,60,000 करोड़। तो मेरा मानना है कि जीत किसी की भी हो, अल्टीमेटली इस चुनाव में और इस चुनाव के बहस में एक एजेंडे की जीत हुई है। और ये वो एजेंडा किसका है? वो एजेंडा है सरकार के तौर पे आपकी जिम्मेवारी क्या है, जनता के तौर पे किसकी भागीदारी हो रही है और किसकी भागीदारी नहीं हो रही है। महिलाओं को चाहे डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो, उनका खाता खुलना हो, सबको पक्का मकान दिलाना हो, 5 किलो अनाज हो, तो ये तो पुराने नेता हैं कांग्रेस के, आपको बताएंगे। इसमें से कोई ऐसी योजना नहीं है जिसकी नींव कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं रखी गई। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों का पक्का मकान बनाया जाता था, पीडीएस सिस्टम के तहत जो है गरीबों को जो है अनाज दिया जाता था, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने के लिए इस देश में आधार की योजना लाई गई। पहली बार ऐसा हुआ कि बायलैटरल एंट्री से कांग्रेस पार्टी एक ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम लेके आई कि हम आधार कार्ड बनवाएंगे, सबका खाता खुलवाएंगे और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेंगे। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा था उसमें राहुल जी ने बार बार एक योजना की बात की थी, उन्होंने न्याय की बात की थी कि पूरी दुनिया में जब यूनिवर्सल इनकम की बात हो रही है, अगर हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन जाएंगे, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि धन का बंटवारा क्या है। जैसे अगर हम ये देखेंगे ना, अगर हम आज तक चला रहे हैं मान लीजिए, या ललन टॉप चला रहे हैं, तो अंजना जी को कितना सैलरी मिल रहा है, और अंजना जी का दफ्तर साफ करने वाला जो स्वीपर है उसको कितनी सैलरी मिल रहा है। एक अंजना जी की सैलरी में कितने ड्राइवरों को सैलरी मिल सकता है। ये जो धन का बंटवारा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि इस देश में 1% लोगों के पास 99% प्रॉपर्टी अकोमुलेट हो गई है। तो 99% जो लोग हैं उनके पास जो है दोबारा रोजी के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कपड़े के लिए, उनके बच्चों के जो है भविष्य के लिए सरकार क्या उपलब्ध कराएगी। और मैं बहुत खुश हूं इस बात से, चुनावी परिणाम जो भी हो, कि एजेंडा कांग्रेस पार्टी का जीता है। और आप जान लीजिए कि जाति जनगणना का प्रश्न जो कांग्रेस पार्टी उठाई
उसमें किसी जाति को किसी जाति